चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं द पावर एंड ग्लोरी विच इज़ रिटन बाय ग्राहम ग्रीन। ये जो नॉवेल है पावर एंड ग्लोरी न सिर्फ JSSC बल्कि बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ के UG और PG प्रोग्राम्स में इंक्लूड रहता है। तो मेरा कोशिश रहेगा कि नॉवेल के सारे एस्पेक्ट्स को कवर किया जा सके। तो चलिए बिना देर किए आज के इस नॉवेल को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, The Power and Glory is a realistic and spiritual novel written by Graham Greene. He is a British author and this novel is written in 1940। ठीक है, ग्राहम ग्रीन एक ब्रिटिश ऑथर हैं। ठीक है, उन्होंने ये वर्क जो है द पावर एंड द ग्लोरी 1940 में लिखा था। ठीक है, ग्राहम ग्रीन ब्रिटिश नॉवल है, 20th सेंचुरी के मॉडर्निस्ट राइटर हैं। ठीक है, याद रखिएगा कि वो मॉडर्न एज से बिलोंग रखते हैं, मतलब वो मॉडर्न एज से बिलोंग करते हैं। हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर में हम लोग एजेज पढ़ते हैं तो उसमें मॉडर्न एज आता है और उस मॉडर्न एज में से मतलब उस मॉडर्न एज से ग्राहम ग्रीन बिलोंग करते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक समझ में आ गया। पहला चीज़ है 1940 में लिखा हुआ है। ठीक है, और आपका ग्राहम ग्रीन लिखा है और ग्राहम ग्रीन आपके मॉडर्न सेंचुरी से बिलोंग करते हैं। The title of the novel is taken from the Lord's Prayer, often known as Our Father। ठीक है, क्रिश्चियनिटी में जीसस क्राइस्ट के जो फादर है उनको लॉर्ड बोला जाता है, उनको गॉड बोला जाता है और उनके लिए एक प्रेयर डेडिकेट किया गया है। ठीक है, उस प्रेयर से ये लाइन लिया गया है और वो प्रेयर क्या है? फॉर दाइन इज़ द किंगडम, द पावर एंड द ग्लोरी फॉर एवर एंड एवर, आमीन। ठीक है, यहाँ पे दाइन इज़ द किंगडम, यहाँ पे दाइन किसके लिए बोला गया? लॉर्ड के लिए बोला गया, गॉड के लिए बोला गया है। ठीक है, द पावर एंड द ग्लोरी फॉर एवर एंड एवर, मतलब जो पावर और ग्लोरी है वो सारा कुछ आपके लिए है। ठीक है, तो वहाँ से ये टाइटल लिया गया है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। पहला चीज़ बताएं कि ग्राहम ग्रीन लिखे हैं ये वर्क द पावर एंड द ग्लोरी, ग्राहम ग्रीन का लिखा हुआ है, 1940 में लिखा हुआ है। ग्राहम ग्रीन मॉडर्न सेंचुरी से बिलोंग करते हैं। टाइटल कहाँ से लिया हुआ है? टाइटल एक प्रेयर से लिया हुआ है और प्रेयर का टाइटल क्या है? द प्रेयर का लाइन क्या है? द फॉर दाइन इज़ द किंगडम, द पावर एंड ग्लोरी फॉर एवर एंड एवर। ठीक है, ये याद रखिएगा। यहाँ तक क्लियर है। इट एक्सप्रेसेस रेवरेंस ऑफ गॉड्स किंगडम, पावर एंड ग्लोरी। ये जो लाइन है ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ये जो लाइन जिसको हम यहाँ पे हाईलाइट किए हैं, ये लाइन ये शो कर रहा है कि गॉड के पावर को, किंगडम को, ठीक है, और उनके ग्लोरी को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, द नॉवेल वाज फर्स्ट पब्लिश्ड इन यूनाइटेड स्टेट, सबसे पहले यूनाइटेड स्टेट्स में पब्लिश हुआ था। द लेबरिनिथ वेज के, मतलब इसका टाइटल पहले क्या था? द लेबरिनिथ वेज, है ना। ये इस टाइटल से पहले सबसे पहले वहाँ पे मतलब कि यूनाइटेड स्टेट्स में पब्लिश हुआ था। सेट इन 1930s इन मैक्सिकन स्टेट ऑफ टोबैस्को, द स्टोरी सेंटर्स अराउंड प्रीस्ट हु इज अटेम्प्टिंग टू escape फ्रॉम हिज प्लेस where he lives during the Cristeo War, when Mexican government was executing the Catholic and cracking down the churches। ठीक है, ये जो नॉवेल है द पावर एंड ग्लोरी, इसमें एक प्रीस्ट के बारे में बताया हुआ है और वो प्रीस्ट जो है वो मतलब कि अपने स्टेट से जहाँ पे वो रह रहा है वहाँ से एस्केप करके, मतलब भाग करके कहीं जा रहा है। ठीक है, 1930s के टाइम में मैक्सिको के टोबैस्को स्टेट में मतलब कि ये मतलब वहाँ पे सेटिंग है उसके, मतलब उसके अराउंड ये नॉवेल मूव करता है। ठीक है, एक रियल स्टोरी पे, मतलब कि रियल स्टोरी पे बेस्ड ये नॉवेल है। तो उस टाइम क्या होता है कि 1930s के टाइम में जो मैक्सिकन गवर्नमेंट है वो कैथोलिक्स को, मतलब कि कैथोलिक्स को अपने स्टेट से भगा रहे थे। ठीक है, उसको रिप्रेस कर रहे थे। ठीक है, और एग्जीक्यूट भी किया जा रहा था। ठीक है, चर्चेज को भी क्रैक डाउन किया जा रहा था, चर्चेज को भी धसा दिया जा रहा था। तो ऐसा मतलब कि कुछ सिनेरियो था, उसी स्टोरी से मतलब उसी स्टोरी पे बेस्ड इन्होंने ये नॉवेल लिखा है। ठीक है, इसी नॉवेल पे बेस्ड एक अमेरिकन मतलब कि मूवी भी बना है, द फ्यूगिटिव उसका टाइटल है, उस मूवी का नाम है द फ्यूगिटिव, और वो मूवी 1940 में आया था। ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर है। अभी तक क्या क्या बताएं? अभी तक हम लोग ने डिस्कस किया कि ये जो नॉवेल है द पावर एंड ग्लोरी ग्राहम ग्रीन के द्वारा लिखा हुआ है। ठीक है, 1940 में पब्लिश हुआ था और इसका जो टाइटल है वो लॉर्ड्स प्रेयर से लिया हुआ है। प्रेयर है फॉर दाइन इज़ द किंगडम, द पावर एंड ग्लोरी फॉर एवर एंड एवर। ठीक है,
सबसे पहले अमेरिका में पब्लिश हुआ था, द लेवरिंथाइन वेज के नाम से पब्लिश हुआ था, ठीक है। उसके बाद हाँ ये 1930s में मेक्सिको के टोबैस्कन स्टेट में क्या हुआ था कि कैथोलिक्स को एग्जीक्यूट किया जा रहा था, ठीक है। प्रीस्ट्स वगैरह को मारा जा रहा था और फिर चर्चेज को यू कैन से कि क्रैकडाउन धसा दिया जा रहा था, या मतलब कि वहाँ से एक तरफ से कह सकते हैं कि जो कैथोलिक्स थे, रोमन कैथोलिक्स थे, उसके ऊपर बहुत ज़्यादा बहुत कह सकते हैं कि रिप्रेशन हो रहा था उनका, ठीक है। उसी पे बेस्ड ये नॉवेल है, ठीक है। इस नॉवेल पे बेस्ड एक मूवी भी बना है अमेरिका में, ठीक है, जिसका नाम है द फ्यूगिटिव, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। अब आते हैं राइटर के बारे में, ठीक है, ग्राहम ग्रीन के बारे में, ठीक है। तो इनका पूरा नाम था हेनरी ग्राहम ग्रीन, ठीक है। ही वॉज बॉर्न इन अक्टूबर 1904, ठीक है। और डेथ जो होता है उनका 3 अप्रैल 1991 में डेथ हो जाता है ल्यूकेमिया बीमारी के वजह से, ठीक है, याद रखिएगा, है ना। पहले ही जैसा कि बता दिया कि ही वाज अ मॉडर्निस्ट 20th सेंचुरी इंग्लिश राइटर एंड जर्नलिस्ट एंड वन ऑफ लीडिंग फिगर्स इन इंग्लिश लिटरेचर, ठीक है। पहले ही बता दिए कि ये जो ग्राहम ग्रीन है मॉडर्निस्ट राइटर हैं, ठीक है, मॉडर्न एज से बिलोंग करते हैं एंड ही इज़ वन ऑफ द लीडिंग फिगर इन इंग्लिश लिटरेचर। बहुत सारे नॉवेल्स इन्होंने लिखा है, ठीक है। अपने 67 ईयर के करियर में इन्होंने 25 नॉवेल्स को लिखा है और इनके नॉवेल्स में ही एक्सप्लोर द कन्फ्लिक्टिंग मॉरल एंड पॉलिटिकल इश्यूज ऑफ द मॉडर्न टाइम, ठीक है। अपने नॉवेल्स के थ्रू से इन्होंने मॉरल पॉलिटिकल इश्यूज को डिस्कस किया है, ठीक है। इनके राइटिंग में हम लोग मॉरल पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स को डिस्कशन को देख सकते हैं, ठीक है। तो ये इट वाज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हिज राइटिंग, ठीक है। इनके वर्क के लिए इनको 1968 में शेक्सपियर प्राइज और 1981 में जेरूसलम प्राइज भी मिल चुका है। सो इट वाज अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट द ग्राहम ग्रीन द राइटर, ओके। चलिए, तो यहाँ तक क्लियर है। क्या क्या बोले अभी तक? पूरा नाम था हेनरी ग्राहम ग्रीन, ठीक है। ये मे भी कि क्वेश्चन पूछ सकता है कि फुल टाइटल क्या था। 2 अक्टूबर 1904 में बर्थ हुआ था। 2 अक्टूबर में महात्मा गांधी का भी बर्थ हुआ है, तो याद रखिएगा, ठीक है, वो याद हो जाएगा। इन्होंने अपना पढ़ाई कहाँ से कंप्लीट किया है? ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से इन्होंने अपना पढ़ाई कंप्लीट किया है। और अगर बात करें इनके कुछ इंपॉर्टेंट वर्क्स का, तो द मैन विद इन ये डेब्यू नॉवल था, ठीक है। इंग्लैंड मेड मी, कॉन्फिडेंशियल एजेंट, द पावर एंड द ग्लोरी, मिनिस्ट्री ऑफ फियर, हार्ट ऑफ द मैटर, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्क है, हार्ट ऑफ द मैटर, ठीक है। द थर्ड मैन, ये सारे कुछ उनके इंपॉर्टेंट वर्क्स थे, ठीक है, याद रखिएगा। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से उन्होंने अपने पढ़ाई किया था, तो ये याद रखिएगा। चलिए, आई होप कि यहाँ तक समझ में आया होगा। अभी तक हम लोग डिस्कस क्या क्या किए? पहला चीज़ डिस्कस किया कि नॉवेल के बारे में थोड़ा सा शॉर्ट इंट्रोडक्शन कि नॉवेल क्या है, किसके बारे में है, ठीक है, कब आया था। उसके बाद हम लोग ने अभी डिस्कस किया ग्राहम ग्रीन के मतलब कि एक थोड़ा सा ब्रीफ लाइफ स्केच। अभी हमने देखा कि उनके क्या क्या इंपॉर्टेंट वर्क्स थे, ठीक है। अब हम लोग आते हैं द पावर एंड द ग्लोरी। तो पहला चीज़ है द पावर एंड द ग्लोरी कब पब्लिश हुआ था? द पावर एंड द ग्लोरी 1940 में पब्लिश हुआ था, ठीक है। इस मतलब कि इस नॉवेल के सेंटर में कौन सा कैरेक्टर है? एक प्रीस्ट है। प्रीस्ट मतलब साधु, ठीक है। क्रिश्चियनिटी में जो मतलब कि पूजा वूजा करवाते हैं, जो चर्चेज में जो पूजा करवाते हैं, उनको प्रीस्ट बोला जाता है, पादरी बोला जाता है, ठीक है। तो एक प्रीस्ट हैं जिनका कोई नाम नहीं है, लेकिन कहीं कहीं पे मतलब कि राइटर या खुद वो फिस्की प्रीस्ट करके उसको रेफ़र किया गया है, ठीक है। तो ही द प्रोटैगनिस्ट एंड द कैरेक्टर अपॉन हुम द नॉवेल्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट मोरल क्वेश्चन सेंटर, ठीक है। इन्हीं के इस प्रीस्ट के अराउंड ही पूरा मतलब कि एक तरफ से मान के चलिए तो ये पूरा नॉवेल उन्हीं के अराउंड घूम रहा है, ठीक है। एक प्रीस्ट पादरी हैं ही इज अ रेनेग्रेड कैथोलिक प्रीस्ट, ठीक है। रेनेग्रेड कहने का मतलब वो बहुत ही लो टाइप का था, मतलब कि उनका थोड़ा मोरल कैरेक्टर उतना अच्छा नहीं था स्टार्टिंग में। हु इज इन द रन इन टोबैस्को टू एस्केप फ्रॉम द एग्जीक्यूशन एंड एंटी कैथोलिक पॉलिसीज ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है। जो गवर्नमेंट के जो एंटी कैथोलिक पॉलिसीज चल रहे थे, जो कैथोलिक्स को एग्जीक्यूट किया जा रहा था, उस एग्जीक्यूशन से बचने के लिए वो उस शहर से भागने के लिए मतलब कि भाग रहे थे, ठीक है, भागने के फिराक में थे। ही वाज इन द ब्रिंक टू यू कैन से कि टू एस्केप फ्रॉम द टाउन, ठीक है। दूसरा कैरेक्टर है मारिया और ब्रिजिटा, ठीक है, ब्रिगिटा, ओके। मारिया एक लेडी है,
और इसके साथ मतलब कि प्रीस्ट का इस मारिया के साथ एक यू कैन से कि फिजिकल रिलेशनशिप रहता है। और यही देखिए इसके साथ फिजिकल रिलेशनशिप था, तो इसी की वजह से उनका सेलिब्रेसी जो था वो ख़त्म हो गया था। तो एक तरफ से इसी यही मॉरल यू कैन से मॉरल डिस्क्वालिफिकेशन से वो गुजर रहे थे। उसके बाद ब्रिगिटा उनकी डॉटर है, मतलब इलिजिमेट डॉटर है प्रीस्ट की, ठीक है, सॉरी थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा था, ओके। उसके बाद दूसरा कैरेक्टर है पार्डे जॉन, ठीक है, पार्डे जॉस अनदर प्रीस्ट हु ओबेड द गवर्नमेंट्स ऑर्डर एंड टूक अ वाइफ। थर्ड कैरेक्टर मिस्टर टेक, डिससेटिस्फाइड इंग्लिश डेंटिस्ट, कैप्टन फेलो, इंग्लिश प्लांटेशन ओनर हु शेल्टर द प्रीस्ट ड्यूरिंग द एग्जाइल, जब प्रीस्ट एग्जाइल में थे तो उस टाइम उन्होंने अपने सेंटर दिया था। मिसेज फेलो जो है इनकी वाइफ है कैप्टन फेलो की। कोरल फेलो जो है वो डॉटर है, ठीक है। पुलिस लेफ्टिनेंट है एक कैरेक्टर जो कि एंटागोनिस्ट का काम कर रहा है और वो मतलब कि प्रीस्ट को पकड़ने के लिए हर संभव कोशिश कर रहा है। द चीफ ऑफ द पुलिस लेफ्टिनेंट का सुपीरियर है एंड मोर फोकस्ड ऑन पर्सनल मैटर्स, ठीक है। उसके बाद लास्ट कैरेक्टर मेस्टिजो क्या होता है कि मिक्स्ड रेस का आदमी होता है, तो मतलब दो रेस का आदमी होता है, ठीक है। सपोज दैट कि इंग्लैंड और इंडिया का अगर मदर इंग्लैंड की हो और फादर इंडिया के हों तो उससे जो मतलब कि ऑफ स्प्रिंग होगा उसको हम लोग मेस्टिजो बोलेंगे, ठीक है। तो वो मिक्स्ड रेस का था। एंड द मैन हु इज बोथ एंटागोनिस्ट, ठीक है, वो मेन एंटागोनिस्ट के रूप में काम करता है, वही प्रीस्ट को फंसाने का भी काम करता है। एंड ही इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ ह्यूमन स्ट्रगल बिटवीन गुड एंड इविल, है ना। वो जो मेस्टिजो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है कि मानव के मतलब मनुष्य के अच्छाई और बुराई को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो ये सारे इम्पोर्टेंट कैरेक्टर्स हैं इस नॉवेल के, ठीक है। क्या क्या कौन कौन कैरेक्टर डिस्कस किए। पहला जो मेजर कैरेक्टर है द प्रीस्ट, इसको विस्की प्रीस्ट भी बोला जाता है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ठीक है। विस्की प्रीस्ट कौन से मतलब कि कौन से नॉवेल से है, कौन से नॉवेल में है, ठीक है। तो सारे नॉवेल का नाम दे देगा तो याद रखिएगा द पावर एंड द ग्लोरी, ठीक है। विस्की प्रीस्ट इसका प्रोटोगनिस्ट है, ओके। सेकेंड है मारिया एंड ब्रिगिटा। मारिया उसकी मतलब वाइफ, एक तरफ से मान के चलिए कि एक लेडी है जो जिसके साथ मतलब कि इसका फिजिकल रिलेशनशिप था, प्रीस्ट का पास्ट में फिजिकल रिलेशनशिप रहा था, ठीक है। और वो ये दोनों से इसका मतलब कि प्रीस्ट को एक बेटी भी थी, इलिजिमेट डॉटर, जिसका नाम ब्रिगिटा था। उसके बाद एक पादरे जॉस है, एक दूसरा प्रीस्ट है जो कि गवर्नमेंट के ऑर्डर को फुलफिल कर लेता है और वाइफ रख लेता है, ठीक है। क्रिश्चियनिटी में प्रीस्ट्स को वाइफ रखने का मतलब कि परमिशन नहीं होता है, बट मतलब कि चूँकि गवर्नमेंट जो है वो कैथोलिसिज्म को एग्जीक्यूट कर रहा था, ख़त्म करना चाहता था, डैट्स वाई दे फोर्स्ड द प्रीस्ट टू कीप अ वाइफ, ठीक है। तो यहाँ पे मिस्टर टेक जो हैं एक डिससेटिस्फाइड डेंटिस्ट हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ये सारे कैरेक्टर्स हैं जो इस स्टोरी में आपको देखने को मिलेंगे। मेन कैरेक्टर द प्रीस्ट हो गया और मारिया ब्रिजिटा। कैप्टन फेलो जो कि उसको शेल्टर देता है, ठीक है। लेफ्टिनेंट जो उसको मतलब कि पकड़ने का कोशिश में रहता है, और मेस्टिजो जो डुअल मिक्स्ड रेस का आदमी रहता है। ये सारे मेन कैरेक्टर हैं। चलिए ठीक है, अब हम लोग बढ़ते हैं स्टोरी पे। तो दो स्टोरी जो स्टार्ट होता है सेट इन मैक्सिको ड्यूरिंग द 1930s, ठीक है। मैक्सिको में इसका सेटिंग है 1930s के टाइम में, जब मैक्सिकन गवर्नमेंट जो है वो फायसली क्या कर रहा था, मतलब कि कैथोलिक्स को एग्जीक्यूट कर रहा था, प्रिस्क्यूट कर रहा था, तो उसको मतलब कि भगाना चाहता था मतलब उसके साथ बहुत ही दुर्व्यवहार भी कर रहा था, बहुत लोग को मारा भी जा रहा था, ठीक है। Churches and banning the religious practices. The protagonist, an unnamed whiskey priest, is on the run from the authorities, struggle to practice his faith, ठीक है। और जो प्रीस्ट है अननेम्ड है, लेकिन उसका नाम क्या है, विस्की है, विस्की प्रीस्ट, ठीक है। कोई नाम नहीं है लेकिन विस्की प्रीस्ट कहीं कहीं पे रेफ़र किया गया है, ठीक है। तो ये क्या है, विस्की प्रीस्ट इस टाउन से भागने का कोशिश कर रहा है, टोबेस्को से। कहाँ पे, टोबेस्को से भाग रहा है, ठीक है। क्यों भाग रहा है, क्योंकि गवर्नमेंट जो है कैथोलिक्स को एग्जीक्यूट कर रही है, इसीलिए वहाँ से वो भाग जा रहा है, ठीक है। तो अब भाग करके अपना मतलब कि अपने आप को बचाने का कोशिश कर रहा है, अपने रिलीजन को बचाने का कोशिश कर रहा है, ठीक है। तो ये मतलब कि बैकग्राउंड है, ठीक है, समझ में आया। चलिए बढ़ते हैं आगे, ठीक है। चलिए
उसके बाद है द नॉवेल बिगिंस विद द डिस्क्रिप्शन ऑफ द मैक्सिकन स्टेट ऑफ टोबैको रिलीजन वेयर द कैथोलिक चर्च इज बिंग बता दिए कि विस्की प्रीस्ट है वो अपने आप को हाइड कर रहा है। डेस्परेटली सीकिंग पैसेज ऑन अ बोट escaped द ऑथोरिटीज हु were seeking टू अरेस्ट हिम फॉर हिज रोल इन स्प्रेडिंग द रिलीजियस फेथ। और उसको क्यों पकड़ना चाहती थी? क्योंकि वो विस्की प्रीस्ट क्या कर रहा था, रिलीजन को फैला रहा था, कैथोलिसिज्म को प्रमोट करता था, ठीक है। और वो गवर्नमेंट के लिए एक थ्रेट बन गया था, क्योंकि गवर्नमेंट चाहती थी कि किसी भी हाल में हम इसको मतलब कि कैथोलिसिज्म को रोकने से फैलें, ठीक है। और उसको मतलब कि और ये क्या कर रहा था, विस्की प्रीस्ट क्या कर रहा था, उसको फैला रहा था, उसको प्रोवोकेट कर रहा था, कैथोलिसिज्म को प्रमोट कर रहा था। तो गवर्नमेंट का सीधा सीधी उससे सामना हुआ, ठीक है। गवर्नमेंट का सीधा सीधी दुश्मन हो गया वो, है ना। चलिए, तो यहाँ तक समझ में आ गया। Fleeing from the port, the priest who is going through an internal struggle of guilt and redemption ventures into the dense Mexican jungle, facing the challenges of survival, hunger and exhaustion. ठीक है। द प्रीस्ट जो है, ठीक है, एक तो सबसे पहली बात कि ये जो गवर्नमेंट का एजुकेशन को स्केप कर रहा है, एक प्रॉब्लम वहाँ पे है। और दूसरा प्रॉब्लम इसके अंदर चल रहा है, इसके अंदर ये खुद अपने आप में गिल्ट में है। क्यों गिल्ट? कैसा? क्योंकि वो मतलब, और रिडेम्पशन कैसा? रिडेम्पशन मतलब होता है जो क्रिश्चियनिटी में जब कोई हम लोग सिन करते हैं, कोई पाप करते हैं, तो माफ़ी मांगने के लिए, ठीक है, माफ़ी का उसमें एक रखा जाता है, में कह सकते हैं कि प्रावधान है, या कह सकते हैं कि प्रोविज़न है कि अपने आप को, अपना गलती को रिपेंट करता है, ठीक है, और अपने गलती को स्वीकार कर लेता है, तो वो कह सकते हैं कि रिडेम्पशन, ठीक है। तो रिडेम्पशन यहाँ पे वो अपने मिस्टेक जो किया, जो अपना सिलेबस ही ख़त्म कर दिया, मतलब कि कर दिया था। कैसे किया था सिलेबस ही ख़त्म? क्योंकि ही हैड अ फिजिकल रिलेशनशिप विथ अ वुमेन, ठीक है। तो वीमेन के साथ उसका फिजिकल रिलेशनशिप था, डेट्स वाई वो मतलब इसी गिल्ट से वो गुजर रहा था, ठीक है। और इसी में वो मतलब कि मैक्सिकन जंगल में, मतलब कि डेंस मैक्सिकन जंगल में एस्केप, मतलब कि अपने आप को छिपा लिया था, ठीक है। द नैरेटिव डेल्स इन द प्रिस्ट पास्ट थ्रू अ सीरियल ऑफ फ्लैशबैक, ठीक है। यहाँ पे आगे फ्लैशबैक होता है। हिज रिलेशनशिप विद अ वुमन नेम्ड मारिया इज रिवील्ड एंड इट वाज क्वाइट क्लियर दैट ही हैड अ डॉटर विथ हर डिस्पाइट हिज वॉर टू ऑफ सिलेबसी, ठीक है। अपने सिलेबसी के बावजूद, क्योंकि वो पहले प्रिस्ट था, तो प्रिस्ट को मतलब कि ये मना ही रहता है, वो मतलब प्रिस्ट डोंट हैव, वो वाइफ नहीं रख सकते, शादी नहीं कर सकते। तो ये कुछ प्रॉब्लम था, मतलब कि ये इसके बावजूद भी, ठीक है, वो एक वुमेन के साथ फिजिकल रिलेशनशिप में था। ये मिस्टेक से वो, मतलब इसी मिस्टेक से वो, इसी गिल्ट से वो अंदर ही अंदर गुजर रहा था, ठीक है। इसके बाद तो अब आगे क्या होता है कि आगे उसको ये सारा मतलब कि फ्लैशबैक हो, मतलब कि सारा फ्लैशबैक उसके सामने से गुजर रहा है, सब चीज़ उसको याद आ रहा है। द विस्की प्रीस्ट फाइंड्स टेम्पररी रेफ्यूजी इन द टेस कैमोरेंस, अ रिमोट एंड पुअर विलेज, एज ही कंटिन्यूज ही स्केप, ठीक है। टेस कैमोरेंस एक जगह है जहाँ पे वो अपने आप को एक रेफ्यूजी के रूप में, मतलब कि वहाँ पे शेल्टर लेता है, ठीक है। ही इनकाउंटर्स डिवोट कैथोलिक्स secretly supporting him, as well as villagers torn between their faith and loyalty to the government, ठीक है। वहाँ पे जब विलेजेज में उसको बहुत दो तरह के लोग मिले। पहला जो उनको सीक्रेटली सपोर्ट कर रहे थे, दूसरे थे जो विलेजर्स, जो मतलब कि गवर्नमेंट के, कुछ लोग गवर्नमेंट के लॉयल थे, तो कुछ लोग इसको सपोर्ट करते थे। तो दोनों तरह के लोगों का उनका सामना हुआ। यहाँ पे एनकाउंटर का मतलब सामना है, ठीक है। द प्रीस्ट सिक्स शेल्टर एट अ मोटल, मोटल मतलब होता है रोड साइड होटल, जहाँ पे ठहरने वहरने का जगह हो, ठीक है। मोटर और होटल दोनों मिला करके मोटल बना हुआ है, ठीक है। द प्रीस्ट सिक्स शेल्टर एट अ मोटल ड्यूरिंग द जर्नी वेर ही मीट्स द कैरेक्टर ऑफ कोरल फेलोज। कोरल फेलोज जैसा कि बताएं, वो गांव में प्लांटेशन मतलब कि वगैरह के लिए था इसका अपना, ठीक है। और ये लोग कोरल पे यहाँ पे फेलोज से इनका यहाँ पे मिलना होता है यहाँ पे इस होटल में, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए, at the motel the priest grapples with the temptation and consequences of his action, defying his internal struggle। यहाँ पे इस मतलब कि जो मोटल है, यहाँ पे फिर से वही चीज़ है, मतलब कि उसको अपना जो पास्ट है उसको याद आ रहा है, ठीक है, उसको याद आ रहा है, और उससे बहुत ही जूझ रहा है, बहुत ही मतलब कि बहुत प्रॉब्लम फेस कर रहा है, मतलब बहुत ही उसको अंदर से वो गिल्ट फील कर रहा है।
Throughout his journey, the priest moves from village to village seeking safety and assistance from the sympathetic individuals. ठीक है, अपने जर्नी के दौरान विलेज मतलब एक से दूसरे गांव गया, ठीक है, और अपने आप को किसी तरह से छिपा करके रख रहा था. इन दिस विलेजेज द एंड हैंसीडस, ठीक है, हैंसीडस मतलब ही काउंटर्स द बोथ सपोर्ट फ्रॉम डिवॉट कैथोलिक एंड रिस्क ऑफ बिट्रेयल फ्रॉम दोज ऑफ गवर्नमेंट. ठीक है, यहाँ पे उसको दोनों तरह का लोग मिला. ठीक है, कुछ लोग उसको सपोर्ट कर रहे थे और कुछ लोग इसको मतलब कि इसको डर भी था कि कहीं कुछ लोग धोखा ना दे रहे, कुछ लोग इसके साथ गवर्नमेंट को जा कर के बोल ना दे. ठीक है, तो इसके वजह से उसके मतलब ये दोनों इसका रिस्क था और मतलब कि बार बार जहाँ पे किसी भी जगह में जाता था तो ज़्यादा देर तक नहीं रुकता था. ठीक है, इसीलिए एक से दूसरे गाँव जा रहा था. हैसिडियस मतलब होता है प्लांटेशन. ठीक है, एक तरफ से जो लगाया हुआ है, जहाँ पे बहुत सारा पौधा लगाया हुआ है, उसको हैसिडियस बोलते हैं. द टफ टेरेन, diverse array of people including criminals, desperate individuals and constant fear of capturing were testing the resilience of the priest. ठीक है, पहला चीज़ है द टफ टेरेन. सबसे पहले वो जंगल से जंगल एक से दूसरे जगह जा रहा था. ठीक है, अपने आप को छिपा रहा था, हाइड कर रहा था. दूसरी बात है द एरे ऑफ द पीपल. ठीक है, बहुत सारे लोग भी उसको मिल रहे थे, जैसे क्रिमिनल्स मिले, डेस्परेट इंडिविजुअल्स मिले. ठीक है, और तीसरा चीज़ द कॉन्स्टेंट फियर ऑफ कैप्चरिंग. और तीसरा जो लगातार जो कंटिन्यूसली जो डर था उसको पकड़े जाना के. यह तीनों चीज़ जो है, तीनों चीज़ मिल करके प्रिस्ट के झेलने की क्षमता का टेस्ट कर रहे थे. ठीक है, प्रिस्ट कितना झेल सकता है, वो कितना चीज़ों का सामना कर सकता है, कितनी चीज़ों को फेस कर सकता है, इसका टेस्टिंग चल रहा था. His journey takes a dramatic turn as he decides to return his original Paris. पेरिस मतलब होता है ऐसा गांव जिसका अपना एक चर्च हो और अपना उसका प्रिस्ट हो. ठीक है, तो फाइनली उसका जर्नी वहाँ पे ड्रामेटिक टर्न ले लेता है, जहाँ पे वो डिसाइड करता है कि हम वापस उसी जगह में जाएंगे, अपने चर्च में जाएंगे. ठीक है, मतलब वो बोलता है कि कितना दूर, कब तक भागेंगे और कब तक मतलब कि कितने दूर तक भागेंगे. तो फाइनली ही डिसाइड्स. ठीक है, डिस्पाइट द डेंजर, खतरे के बावजूद वो वापस रिटर्न होता है. ही बिलीव्स दैट हिज मिशन इज़ टू एडमिनिस्टर द सैक्रेमेंट्स ऑफ टू द फेथफुल इवन एट द रिस्क ऑफ हिज ओन लाइफ. ठीक है, उसका ऐसा मानना है कि ये जो हम भाग रहे हैं इससे अच्छा है कि उसका मतलब उसका ड्यूटी है कि वो चर्च से, ठीक है, चर्च से ही अपने मतलब कि चर्च से ही लोगों को सैक्रेमेंट्स दे, जो मतलब कि प्रीस्ट का जो काम होता है पूजा करवाना या फिर प्रेयर वगैरह ऑर्गेनाइज करवाना. ठीक है, वहाँ से सैक्रेमेंट्स एडमिनिस्टर करना. ठीक है, ये मेन काम वो अपने चर्च से करे. ये मतलब उसको ऐसा फील हो रहा था. ठीक है, ऐसा उसको लग रहा था और दैट्स व्हाई ही रिटर्न. The lieutenant, driven by his own obsession with the capturing the priest, becomes increasingly desperate and fanatical. ठीक है, जो लेफ्टिनेंट था, लेफ्टिनेंट को याद रख के, लेफ्टिनेंट स्पेलिंग बहुत बार एग्जाम में पूछता है, तो इसको याद रखने के लिए एक छोटा सा मतलब कि ट्रिक बनाया है. लेफ्टिनेंट, टीनेंट याद रहेगा ना. टीनेंट मतलब होता है जो रेंटर होता है, उसको हम लोग टीनेंट बोलते हैं, और वो टीनेंट रेंट के लिए हमेशा झूठ बोलता है. तो लाई यू टीनेंट, लाई यू TENANT. ठीक है, लाई यू टीनेंट. ठीक है, तो ये हो गया लेफ्टिनेंट, याद रहेगा ये. चलिए, आई होप कि ये समझ में आया होगा. तो लेफ्टिनेंट जो था उसको पकड़ने के लिए उसको एक तरफ से फैनेटिक हो गया था, एनी हाउ उसको पकड़ना चाहता था. ठीक है, फाइनली उसको पकड़ भी लेता है. द नॉवेल रीचेज इट्स क्लाइमैक्स एज द प्रीस्ट इज फाइनली कैप्चर्ड एंड सेंटेंस टू डेथ. ठीक है, लास्ट में क्या होता है कि उसको पकड़ लिया जाता है. ठीक है, और उसको पकड़ के एग्जीक्यूट भी कर दिया जाता है. यहाँ पे जो नॉवेल है वो ख़त्म हो जाता है. द नॉवेल कंक्लूड्स विद द प्रीस्ट्स एग्जीक्यूशन पोर्ट्रेज एज अ ट्रांसेंडेंट मोमेंट ऑफ रिडेम्पशन एंड ग्लोरी. ठीक है, यहाँ पे नॉवेल जो है ख़त्म हो जाता है, जहाँ पे प्रीस्ट को एग्जीक्यूट कर जाता है. और ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, इसका जो प्रीस्ट का जो एग्जीक्यूशन है ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि वो एक ट्रांसेंडेंट हो गया है. मतलब वो एक नॉर्मल लाइफ से एक स्पिरिचुअल लाइफ में टेंड हो गया. मतलब वो कह सकते हैं कि अगर हिंदू रिचुअल के अकॉर्डिंग अगर बात करें तो वो अमर हो गया है एक तरफ से मान के चले तो. ठीक है, वो इस मतलब कि डेथ एंड लाइफ के सर्कल से बाहर आ गया है.
ठीक है। तो ये उसके मतलब कि उसका जो पाप था वो पूरी तरह से धुल गया है, ठीक है। ऐसा मतलब कि ऐसा उसका डेथ को ये रिप्रेजेंट किया गया है, क्योंकि वो अपने लाइफ को सेक्रीफाइस कर देता है, ठीक है। वो खुद ही मतलब कि अपने आप को उसके सामने मतलब कि गवर्नमेंट के, उसको पता था कि अगर हम वापस अपने पेरिस जाएंगे तो मतलब कि जो पुलिस है वो हमको पकड़ लेगा, लेफ्टिनेंट जो है हमको पकड़ लेगा और फाइनली हमको एग्जीक्यूट कर दिया जाएगा। लेकिन इसके बावजूद भी, इस डर के बावजूद भी वो अपना पेरिस आता है, वो अपना मतलब कि चर्च आता है और वहीं से अपना सेक्रेमेंट्स को रिलीज करता है, अपना मतलब कि वर्क को वहीं से, प्रेयर वगैरह वहीं से करता है, ठीक है। क्यों? तो एक तरफ से मान के चलिए तो वो अपने लाइफ को सेक्रीफाइस कर दिया, ठीक है। और इस सेक्रीफाइस के वजह से ही वो ट्रांसेंडेंट हो गया, मतलब नॉर्मल ह्यूमन बीइंग से वो एक स्पिरिचुअल बीइंग बन गया, ठीक है। गॉड का मतलब कि प्लेस को ले लिया, ठीक है। ऐसा ये लास्ट में मतलब कि उसका ये डेथ जो है वो ऐसा रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो आई होप कि यहाँ तक समझ में आया होगा। देखते हैं अब आगे, ठीक है। अब आगे इसका ये नॉवेल तो हो गया कंप्लीट। अब आगे देखते हैं इसके थीम्स का। अगर बात किया जाए इसके थीम्स का, तो थीम्स में सबसे पहले इंपॉर्टेंट जो थीम है, द नॉवेल सोलली वीव्ड अराउंड द थीम ऑफ रिडेम्पशन, फेथ, गिल्ट एंड नेचर ऑफ सिन, ठीक है। रिडेम्पशन जैसा कि पहले बताया, कोई मिस्टेक हुआ है तो उसके लिए हम लोग अपने आप को, सबसे पहले कि क्रिश्चियनिटी में एक चीज़ है कि कोई भी मिस्टेक होता है तो उसको लोग अपना एक्सेप्ट कर लेता है कि यस आई हैव मेड दिस सिन, ठीक है। और उसके लिए उसको क्षमा भी मिलता है, ठीक है। उसके लिए रिपेंटेशन भी करता है। तो ये जो मतलब कि गॉड के ऊपर जो फेथ है, ठीक है, कि कोई मिस्टेक हो, देखिए ह्यूमन बीइंग से मिस्टेक होता ही होता है, ऐसा कहा भी गया, टू मैन इज़ टू इर एंड फॉरगिव डिवाइन, ठीक है। और भगवान का या ईश्वर का काम है माफ़ करना, ठीक है। आदमी से मिस्टेक होता ही होता है, ठीक है। मैन इज़ द बंडल ऑफ इर, ठीक है। तो ये मिस्टेक होता ही है, तो यही इसी मिस्टेक्स के राउंड एंड राउंड घूम रहा है, ठीक है। कि कोई भी गिल्ट है तो अगर उसको दिल से माफ़ी मांगा जाए तो वो माफ़ भी हो जाता है, ठीक है। ऐसा अब ऐसा नहीं कि हम किसी का मर्डर कर दिए और माफ़ी मांग रहे हैं, वैसा नहीं। द विस्की प्रीस्ट डीपली फ्लावर्ड स्ट्रगलिंग विथ हिज पास्ट सिंस। और विपली जो यहाँ पे जो विस्की प्रीस्ट है वो अपने पुराने गलतियों से बार बार मतलब कि कह सकते हैं कि उसको अंदर ही अंदर उसको गिल्ट फील हो रहा है और इसी गिल्ट से वो गुजर रहा है। द नॉवेल्स थीम ऑफ सेक्रीफाइस एंड मैट्रिडम केम टू द, मैट्रिडम मतलब होता है शहीदी, ठीक है। वो अपना लाइफ को शहीद कर दिया, शहीद हो गया, मतलब कि अपने रिलीजन को बचाने के लिए, अपने रिलीजन को स्प्रेड करने के लिए, ठीक है। तो एक तरफ से कह सकते हैं कि उसका जो ये सेक्रीफाइस है, मार्टिरडम है, ये तब निकल करके आता है जब वो प्रीस्ट जो है वो अपने आप को उन लोग के सामने सौंप देता है, ठीक है। गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ के सामने सौंप देता है जब वो पेरिस आता है, ठीक है। टू कंक्लूड वी कैन से डैट द नॉवेल्स एक्सप्लोरेशन ऑफ रिलीजियस डिवोशन, इस नॉवेल में जो एक्सप्लोर किया गया है, रिलीजियस डिवोशन को एक्सप्लोर किया गया है। वो डिवोशन एक तरफ से कह सकते हैं कि रीडर्स को एक क्वेश्चन कर रहा है, ठीक है। कि क्या मतलब कि मतलब कि क्या लाइफ का क्या पर्पस है। जैसे प्रीस्ट के लाइफ का पर्पस था कि हमको एनी हाउ, ठीक है, क्रिश्चियनिटी मतलब कैथोलिसिज्म को प्रमोट करना है, ठीक है। अपने चर्च में रह करके रिलीजियस सेक्रेमेंट्स को रिलीज करना है, तो उसका एक लाइफ का पर्पस था, ठीक है। लेकिन वो अपने एग्जाइल में क्या कर रहा था, एग्जाइल के टाइम में वो इस पर्पस से दूर जा रहा था, ठीक है। तो ये क्वेश्चन, ये जो मतलब कि नॉवेल है, ये रीडर्स से एक क्वेश्चन कर रहा है कि हमारे लाइफ का क्या पर्पस है, ठीक है। तो यही कुछ थीम्स थे, ये मेजर थीम्स इस नॉवेल में, ठीक है। अब थोड़ा सा हम लोग इसको पैकअप करते हैं। क्या क्या हम लोग डिस्कस किए अभी तक? हम लोग ने अभी तक डिस्कस किया नॉवेल के बारे में, ठीक है। नॉवेल के शॉर्ट समरी, थीम्स और कैरेक्टर्स के बारे में, ठीक है। और उसके पहले ग्राहम ग्रीन के थोड़ा सा ब्रीफ लाइफ स्केच के बारे में, उनके कुछ इम्पोर्टेंट वर्क्स के बारे में, और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ कि पावर एंड ग्लोरी के थोड़ा सा इंट्रोडक्शन। तो याद रखिएगा कि पावर एंड ग्लोरी ग्राहम ग्रीन 1940, ठीक है। और टाइटल कहाँ से लिया हुआ है? लॉर्ड्स प्रेयर से टाइटल लिया हुआ है। फॉर दाइन इज द किंगडम द पावर एंड ग्लोरी, ये टाइटल वहाँ से लिया हुआ है, ठीक है। सबसे पहले कहाँ पे पब्लिश हुआ था वर्क? यूनाइटेड किंगडम में द लेबरिंथ वेज के नाम से, ठीक है। एक मूवी भी इसका बना है इस नॉवेल पे बेस्ड, और उस मूवी का नाम क्या है? द फ्यूगेटिव, ठीक है।
ग्राहम ग्रीन का बर्थ 1904 में हुआ, इनका डेथ 1991 में हुआ था। ठीक है, एक मॉडर्निस्ट राइटर हैं, मॉडर्न एज से बिलोंग करते हैं। ठीक है, और ब्रिटिश ऑथर हैं। ठीक है, चलिए आई होप कि ये समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच। और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दें।